हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव का श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं इसके बारे में जो बिल्कुल बेसिक है। पहले तो इसकी लोकेशन देखो। लोकेशन देखोगे तो ये हैं आपके लंग्स। यहाँ पे लंग्स में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एक लंग तो सीधा है पर एक में कुछ नॉच सी बनी हुई है। नॉच जो है ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओवरव्यू ले लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखता कैसा है। तो दिखेगा कैसे? पहले तो अपनी नाक को ऑब्जर्व करो। ऐसे दो छेद से बने हुए हैं प्रॉपर, जिनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। ठीक है, जहाँ से ऑक्सीजन का बेसिकली इनटेक कर रहे हो आप। जब सांस ले रही हो तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रहा है। देन अंदर ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे नेजल कैविटी होती है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। राइट, हेयर का काम क्या होता है? ये करते हैं हवा को फिल्टर। अब जब आप सांस लेते हो कई बार हवा में डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी चले जाते हैं, तो उनको कौन साफ करता है? तो नेज़ल कैविटी के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आप सांस लोगे आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ गले के पास आपको ठंडा सा फील होगा। तो नेज़ल कैविटी क्या करती है? बाहर से जिस मर्जी टेम्परेचर को लेके जाए, पर अंदर कैसे लेके जाती है? जब एक्चुअल वो पाथवे में पहुँचेगी तो वहाँ पे कंडीशनिंग कर देती है उस एयर की। ठीक है, उस एयर की कंडीशनिंग कर देती है अकॉर्डिंग टू द इंटरनल टेम्परेचर। उसके बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा था, फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पॉइंट है किस किस के लिए? इस रास्ते से खाना भी जाता है, फूड भी जाता है, प्लस हवा भी जाती है, एयर भी जाती है। फिर उसके बाद एक एरिया आ जाता है दिस वन, इसको हम बोल देते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स जो होते हैं, हम बोल पा रहे हैं, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, ये किसकी वजह से हो रही है? लेरिंग्स की वजह से, जिसको साउंड बॉक्स भी हम बोल देते हैं। थोड़े से और आगे देखोगे तो ये देखो, ये छोटी सी पाइप दिखेगी आपको जिसके ऊपर सी शेप के ऐसे कार्टिलेज से प्रेजेंट है। इनको हम बोल देते हैं ट्रेकिया। अब ये जो ट्रेकिया है ना, ये देखो, ये जो ट्रेकिया मैंने आपको बोला, ये जो ट्रेकिया है इसके ऊपर सी शेप के कार्टिलेज है। मतलब ये आगे से तो सी शेप के दिखेंगे आपको, पीछे की तरफ कोई कार्टिलेज नहीं होता। कंसीडर करो एक पाइप है, पाइप के ऊपर ऐसे गोल तरीके से नहीं है प्रेजेंट, ये सी शेप में है, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। अदरवाइज आप झुकते हो तो ये तो टूट जाएगी पाइप। तो टूटे ना, इस वजह से क्या है, सिर्फ कार्टिलेज है जो कि इनको बस हमें जैसे झुकने वगैरह के लिए बेंडिंग हम करते हैं तो मोबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद ये जो ट्रेकिया है ये दो पाइप्स में डिवाइड कर जाता है। इन दो पाइप्स को हम बोल देते हैं फर्दर ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई बहुत सारी होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है, पर अपने स्टेट एग्जाम्स के लिए जानना ज़रूरी है सिर्फ ब्रोंकाई के बारे में। अब ये जो ब्रोंकाई है ना, ये देखो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी और पाइप्स बन रखी हैं, बहुत सारी। दिस वन, इनको बोलते हैं छोटी छोटी जो ब्रोंकाई से निकलती हैं उनको बोल देते हैं ब्रोंक्यूल्स। उनको हम क्या नाम दे देते हैं? ब्रोंक्यूल्स का, ब्रोंक्यूल्स। अभी जो ब्रोंक्यूल होते हैं इनके आगे भी एक छोटी सी सैक लाइक बोरी की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, जिनको हम बोल देते हैं एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई होती है दैट इज़ द एक्चुअल प्लेस जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। यानी कि आपने सांस ली, ऑक्सीजन आई आपकी बॉडी में, तो एल्वियोलाई क्या करेगी? आपके जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, मतलब बॉडी है हमारी, जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर ऑक्सीजन भेज देगी और यहाँ से क्या ले लेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप सांस छोड़ोगे तो इस रास्ते से ये वापस जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी एक्सटर्नल ये जो नेरीज प्रेजेंट है, छेद प्रेजेंट है नाक के, उसके थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो यही सिस्टम होता है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तो यहाँ तक हम अगर बोले कि ये पूरा का पूरा हो गया आपका रेस्पिरेशन, तो ये गलत होगी बात। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग होती है आपकी इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप जब सांस अंदर लेते हो तो ऑक्सीजन जाती है एंड जब सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आती है। ये तो ब्रीदिंग हो जाती है। रेस्पिरेशन में क्या होगा? आपने फूड भी तो खाया था ना, और जहाँ से निकला था ग्लूकोज, और वो बॉडी में किसने एब्जॉर्ब किया था? वो ब्लड ने एब्जॉर्ब किया था। अब ये जो छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं इनको ऑक्सीजन तोड़ती भी है, और जब तोड़ती है तो एक तो निकल के आता है CO2, दूसरा निकलता है वाटर, और साथ में निकलती है एनर्जी। तो ये जो एक्चुअल में एनर्जी मिलेगी वो अब जाके मिलेगी जब ये फूड के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, तो अब जाके ATP प्रोड्यूस होगी, अब जाके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस होगा। अब हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन अकर्ड। तो ये देखो, रिब केज आ गया आपका ऊपर की तरफ, दिस वन, दिस इज़ योर रिब केज, और रिब केज के नीचे देखो हार्ट है, और ये जो साइड में कैविटीज़ बनी हुई है ना, यहाँ पे आ जाएंगे आपके लंग्स। ये देखो, हेयर विल बी योर लंग्स, इस वाली कैविटी के अंदर, दिस कैविटी। ठीक है, यहाँ पे आपके लंग्स आ जाएंगे।
अब ये देखो, ये है आपकी ट्रेकिया, बोला ना अभी कि सी शेप के कार्टिलेज प्रेजेंट है इस ट्रेकिया के ऊपर इस तरह से, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड करके जिसको हमने ब्रोंकाई बोल दिया, और अंदर जाके और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जिसको हमने ब्रोंकियोल बोल दिया। इसी ब्रोंकियोल की टिप पे होती हैं एल्वियोलाई, जो कि फर्दर ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी। ये देखो, ये पूरा का पूरा पाथवे रहेगा। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम देखें तो एक्चुअल पार्ट कहाँ पे है जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो एक्चुअल पार्ट विल बी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द एक्चुअल पार्ट। ठीक है, ये जो इंटरनल नेरीज लिखी है ना, ये लिखी है, देखो आपका जो नाक होता है बीच में एक सेप्टम होती है, छोटी सी और पतली सी हड्डी होती है, कार्टिलेज ही होता है। आगे जब जा रहा है तो वो कॉमन पाथ में जा रहा है, तो वहाँ पे इंटरनल नेरीज होती है, मतलब दो छेद आगे भी हैं इस कैविटी के। तो लैरिंग्स हमने पढ़ा, साउंड बॉक्स होता तो मेल एंड फीमेल दोनों में है, पर मेल्स के केस में एक बड़ा सा ये स्वॉलन हो जाता है, एडम एप्पल बन जाता है, और इसी वजह से उनकी जो आवाज़ होती है लड़कों की वो हैवी हो जाती है बिकॉज ऑफ द बिग स्ट्रक्चर ऑफ दिस लैरिंग्स। अब रेस्पिरेशन क्या होती है? मेन जो पर्पज़ है रेस्पिरेशन का, इनहेल एक्सहेल, ये तो हो गया फिजिकल फिनोमिना, दैट इज़ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में ऐड कर दो कि अब एनर्जी भी तो प्रोड्यूस करनी है, एटीपी भी तो प्रोड्यूस करने हैं, तो दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। तो एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस होती है आपकी रेस्पिरेशन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था यहाँ पे, C6H12O6, यहाँ पे ऑक्सीजन मिली तो सिंपल सब्सटेंस यहाँ से बन के आएंगे, एक तो CO2, दूसरा H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो वेस्ट हो गए, साथ में निकल के आएगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को तो बोलते हैं हम एनर्जी करेंसी। और ये जो प्रोसेस होती है इसको कौन कैरी करता है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है हमारे, तो वो रहेंगे लंग्स। अब डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर हमें मिल सकते हैं। एग्जाम्पल चलते हैं फेफड़ों से, लंग्स, एक तो ह्यूमन बीइंग आ जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब फ्रॉग हमने देखा था एम्फीबियन था। एम्फीबियन का क्या मतलब था कि ये पानी में भी रह लेता है, वाटर में भी रह लेगा, जलीय है, और साथ में टेरेस्ट्रियल भी है। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि ज़मीन पे भी रह लेगा। तो अगर पानी में रह रहा है तो इसको गिल्स मिल जाएंगे, और अगर ज़मीन पे आ रहा है तो इसके पास क्या है, लंग्स प्रेजेंट है। लीजर्ड्स आ गई, बर्ड्स आ गए, कैमल आ गया, कैटल्स आ गए, इन सब के पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि कहीं ना कहीं ज़मीन से इनका रिलेशन है, टेरेस्ट्रियल एरिया से इनका रिलेशन है। स्किन किस किस में आ जाएगी ना, वो फ्रॉग में आ जाएगी, अर्थवॉर्म में आ जाएगी। तो इनके केस में क्या होते हैं, स्किन के थ्रू भी ये ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो फ्रॉग को कभी नोटिस करना, फ्रॉग की जो स्किन होती है उसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो उसकी हेल्प से भी कभी कभी ये जो है ऑक्सीजन का इंटेक कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं गिल्स। गिल जो होती हैं ये होते हैं गल फेफड़े जिनको बोलते हैं, मछलियों में आगे, प्रॉन में आगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वाटर के अंदर जो रह रहे हैं, एक्वेटिक जो हमें एनिमल्स मिल रहे हैं उनके अंदर गिल्स मिलेंगे। देन आती है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होती है ये इंसेक्ट जो होते हैं ना, उनके अंदर लंग्स नहीं होते प्रॉपरली मेड, उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर ट्रेकिया होती है, यानी कि ये जो पाइप हमने देखी यही प्रेजेंट होती है, इसी के थ्रू वो रिस्पायर कर लेते हैं। अब रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की अगर टाइप्स देखोगे तो दो तरह की मिलेगी। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो रेस्पिरेशन हो रही है, जैसे हमारे केस में होती है। ये ग्लूकोज आ गया C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में निकल रही है एनर्जी, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, वो पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का, इट कैन कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोलिसिस। एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का वो यूकैरियोटिक सेल, यानी ये ऐसा सेल दैट कैन बी यूनिसेल्युलर, एक कोशिका वाला भी हो सकता है या बहु कोशिका वाला भी हो सकता है, प्लस इसमें न्यूक्लियस जो रहता है वो वेल डिफाइंड रहता है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का वो 36 ATP के मॉलिक्यूल्स बना सकता है, मतलब इतनी एनर्जी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस हो सकती है। वैसे ही एक सेल हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें जो फंक्शनरी होती है वो कम होती है इफ़ कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का वो लगभग 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बना सकता है। तो दैट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद आ जाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन होगी वो एब्सेंट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो होगा, अब ऑक्सीजन तो है नहीं, तो इस ग्लूकोज का क्या बनेगा, इसकी हो जाएगी फर्मेंटेशन, सड़ जाएंगी चीज़ें। जब सड़ेगी तो दो चीज़ें निकल के आएंगी, एक रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड और एक रहेगी अल्कोहल। और अल्कोहल भी कौन सी है, इथेनॉल।
और जो ब्रियोरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो जो अल्कोहल वगैरह होती है वो इसी प्रोसेस से बनाई जाती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो बेसिकली वहाँ पे जो भी फ्रूट हैं या जिस भी बीन्स से अल्कोहल को एक्सट्रैक्ट करना है उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में चीज़ों को सड़ाया जाता है और साथ में निकल के आती है एटीपी। तो लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक होगी, फंगस हो गया आपका। और हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है जब ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं एनारोबिक के केस में, या तो ऑक्सीजन बिल्कुल ही एब्सेंट होगी जैसे हमने लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखा, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो ऑक्सीजन है वो है तो है पर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इसके बाद एक टर्म आती है रेस्पिरेटरी कोशेंट। तो ये रेशो होती है। रेशो किस किस की होती है? एक तो आपको लेना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकली, इवॉल्व हुई, डिवाइड कर देना है उसको कि कितनी ऑक्सीजन हमने कंज्यूम करी, हमारी बॉडी के अंदर कितनी ऑक्सीजन गई ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उन दोनों का जो वॉल्यूम है उनको डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम और नीचे लिखेंगे ऑक्सीजन का वॉल्यूम। अब यहाँ पे जस्ट आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोशेंट, यानी कि अगर हम बोलें कि रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको कैलकुलेट करो तो आप क्या करोगे, कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ, डिवाइड कर दोगे उसको कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, उससे क्या निकल के आ जाता है रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इसकी वैल्यू रहती है 1। और अगर ऑर्गेनिक एसिड्स का देखोगे तो उसकी वैल्यू रहती है 4, और अगर फैट्स का देखोगे तो उसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0.7। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्ब्स का है 1, ऑर्गेनिक एसिड का रेस्पिरेटरी कोशेंट है 4 एंड रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ फैट इज 0.7। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर देखें हम रेस्पिरेशन, श्वसन, तो दो तरह से होती है, दो फेजेस के अंदर होती है। सबसे पहले आती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरी आती है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल कहाँ पे आएगी, तो ये नाक के पास जो भी हो रहा है ना, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेटेड है। यहाँ से देखो नाक के जैसे ही छेद के अंदर आप चले जाओगे तो इंटरनल एटमॉस्फेयर शुरू हो जाएगा, पर ये एनवायरनमेंट जहाँ से आप सांस ले रहे हो एक्चुअल में हवा से, तो वो जो चीज़ें कांटेक्ट में होगी वो एक्सटर्नल पार्ट आ जाएगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इट इज़ जस्ट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब है आपने ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी, मतलब आपके ये जो नाक के छेद हैं इसी के पास ये कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट है। अब और चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे ही आपने सांस अंदर ली, इनटेक ऑफ एयर, जैसे ही आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया तो जो डायफ्राम होता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। नाउ व्हाट इज डायफ्राम, तो डायफ्राम देख लो, ये देखो आपको नीचे ऑरेंज कलर का सब्सटेंस दिख रहा होगा, डोम शेप में है, जनरली क्या है, डोम शेप में है। अब मान लो कोई चीज़ जो है वो डोम शेप में है इस तरह से, और ऊपर से हवा का प्रेशर आएगा तो ये क्या करेगा, ये तो सीधा हो जाएगा ना। सीधा हो रहा है तो देखो इसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसको हम बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो सिकुड़ गया। तो पहला स्टेप क्या रहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, कि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फ्लैटन कर गया, सीधा हो गया ना, क्योंकि इसकी तो एक्चुअल शेप ही क्या है, डोम है। तो मतलब जब रिलैक्स होगा तब इसकी डोम शेप होगी, अदरवाइज ये फ्लैट हो रहा है तो ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है ये नीचे को, जोर लग रहा है इसके ऊपर। जब ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन का जैसे ही प्रेशर पड़ा ये फ्लैटन कर जाएगा। तो पहला ये यहाँ पे स्टेप रहेगा। दूसरा रहेगा कि जो रिब्स होती हैं वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं और आउटवर्ड आती है। नाउ सांस लो और ऑब्जर्व करो, आप जैसे ही सांस लोगे सारी की सारी बॉडी आपकी बाहर को आएगी, तो जो लोअर रिब्स होती हैं ये भी ऊपर की तरफ को आती हैं थोड़ी देर के लिए एंड बाहर की तरफ को आती हैं। चेस्ट कैविटी क्या होती है, एनलार्ज हो जाती है, जैसे आप सांस लेते हो ऐसे फ्लैटन कर जाता है सब कुछ। और जो एयर प्रेशर होता है लंग्स के अंदर वो डिक्रीज कर जाता है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे आपने सांस ली, पहले जो लंग्स थे मान लो छोटे छोटे हो रखे थे, पर जैसे सांस ली, हवा मारी आपने, जैसे बलून में हवा मारी, तो बलून में जैसे ही आप हवा मारते हो तो उस केस में क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाता है। पर प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं दे आर इन इनवर्स रिलेशन, तो प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, क्योंकि एयर जो है वो लंग्स के अंदर आ चुकी है। अब जैसे ही फ्लैटन हुए लंग्स उसी के साथ साथ बाहर भी निकल जाएगी, और जैसे ही बाहर निकली तो अब प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। एक्सपिरेशन में क्या हुआ, एयर जो थी वो बाहर आएगी,
ठीक है। एक्सपिरेशन में क्या होगा, हवा जो है वो बाहर आएगी, जबकि इंस्पिरेशन में क्या हुआ, हमने सांसें अंदर ली, तो अंदर लेने के हमने स्टेप्स पढ़े। तो अब जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब ये दोबारा से अपनी नॉर्मल शेप पे चला जाएगा, डोम शेप पे चला जाएगा, तो रिलैक्सेशन हो जाएगी, जो रिब्स हैं वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, डायफ्राम अगेन डोम शेप अटेन कर लेगा, चेस्ट कैविटी जो होगी वो दोबारा से रिड्यूस कर जाएगी, और एयर जो होगी वो बाहर निकल के आएगी, नोज़ और ट्रेकिया, पहले ट्रेकिया फिर नोज़ से बाहर निकल जाएगी। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है मैन के अंदर, 1 मिनट के अंदर 18 से हम 20 बार पर मिनट, यानी कि 18 to 20 टाइम्स हम क्या करते हैं, पर मिनट सांस को अंदर बाहर करते हैं। ठीक है, दैट इज़ एक्सपीरेशन। अब काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे अब फूड यानी कि आपका ग्लूकोज C6H12O6 ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, टूटेगा और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा और साथ में निकालेगा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बायोकेमिकल फेज है जो कि इस सेल के अंदर अकर करेगा। ओवरऑल अगर पैसेज देखें एयर का ह्यूमन के अंदर, तो नॉस्ट्रिल से गया पहले, नाक के जो छेद थे वहाँ से फेरिंग्स में पहुँचेगा, देन लैरिंग्स, फिर वो पाइप देखी हमने ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गया था आपका ट्रेकिया, एक गया था लेफ्ट लंग में, दूसरा गया था राइट लंग में, एक थे ब्रोंकियोल, एक था एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या करेगा, एक्चुअली क्या करेगा, ऑक्सीजन को बॉडी को देगा और वहाँ से ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जा सके ब्लड के थ्रू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल सके, तो फाइनली ब्लड में पहुँच जाएगा। ये जो आपके ब्रोंकियोल हैं, एल्वियोलाई हैं, ये एक पैकेट में स्टोर्ड रहते हैं और पैकेट का नाम इज़ लंग्स। तो ये देखो, ये है आपकी नॉस्ट्रिल, यहाँ से शुरू हुआ, ये नेजल कैविटी है, ये देखो दिस इज़ द कॉमन पॉइंट जिसको हमने बोला, यहाँ से नहीं, नीचे आ जाओ थोड़ा, ये तो इंटरनल नेरीज आगे, ये वाला पॉइंट, ये देखो यहाँ से माउथ से फूड आएगा और ऊपर से सांस आएगी आपकी, तो इट इज़ द कॉमन पॉइंट जहाँ पे फेरिंग्स पे, जहाँ पे क्या होता है, आपकी जो सांस है वो भी आ रही है और दूसरा फूड भी यहाँ से पास कर रहे हैं। पीछे की तरफ तो फूड पाइप है, आगे ये विंड पाइप है जिसको हमने ट्रेकिया बोला। यहाँ पे पहले लैरिंग्स आएगा, साउंड बॉक्स आएगा, ये ट्रेकिया यहाँ पे C शेप के, इसके ऊपर कार्टिलेज है, ये शुरू हो जाएगा, 2 पाइप्स में डिवाइड कर जाएगा, ब्रोंकाई हम बोल देंगे, एक चला जाएगा लेफ्ट के अंदर, एक चला जाएगा राइट के अंदर, एक चला जाएगा राइट के अंदर ये वाला, और एक चला जाएगा लेफ्ट के अंदर। लेफ्ट वाली लंग को अगर नोटिस करोगे, ये देखो यहाँ पे छोटी सी एक नॉच बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट प्लेस्ड होता है, तो लेफ्ट लंग, और ये जो गैप है ना इसमें जो हार्ट प्लेस होता है इसको बोलते हैं मेडिस्टेनम। ठीक है, ये जो गैप होता है, और इसी तरह से अंदर चले गए ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई डिवाइड करके ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल जो है उनके ऊपर छोटे छोटे बोरी की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने बोल दिया एल्वियोलाई। तो दैट वाज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, एयर पार्टिकल फिल्टर हो रहे हैं, देखो कितनी बार फिल्टर हुए। नेजल कैविटी में हमने देखा बाल थे छोटे छोटे, और म्यूकस भी तो होता है ना, आप नाक साफ करते हो तो लिक्विडी सा मटेरियल निकलता है, पेस्टी सा मटेरियल है, कई बार ड्राई भी निकलता है क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर साफ नहीं किया है, तो दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो एयर पार्टिकल को ये फिल्टर कर रहे हैं। अब कई बार एयर पार्टिकल जो होते हैं वो और छोटे होते हैं, और जब बहुत छोटे होते हैं तो उस केस में जो बॉडी होती है उसको ट्रेकिया में चिपका लेती है। जो ट्रेकिया होती है इसके जो सीले होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, ऊपर की तरफ को होते हैं, क्योंकि जब आप नाक को ज़ोर से साफ़ करते हो तो वो ट्रेकिया से भी निकाल लेते हैं सारे के सारे जो एयर पार्टिकल वहाँ पे डिपॉजिट थे। और इसके ऊपर उसके अलावा नाक के अंदर रिसेप्टर भी होते हैं फॉर द स्मेल, जिनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का क्या काम रहता है, ये ऑब्जर्व करते हैं कौन सी स्मेल अच्छी है, कौन सी स्मेल हमने पहले भी इनहेल करी थी, कौन सी गंदी थी, कौन सी कैसी है, कौन सी कैसी है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ये कौन चेक करता है, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ही चेक करते हैं। और जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से किसने प्रोटेक्ट करके रखे हैं, तो इसके ऊपर से हमने देखा कि एक रिब केज भी तो प्रेजेंट है, तो ये जो रिब केज है ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है लंग्स की। इसके बाद ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन भी जिसे बोलते हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा इनहेलेशन, जिसको इंस्पिरेशन भी बोला, ऑक्सीजन लंग्स के पास पहुंचानी है, ठीक है, लंग्स के पास पहुंचानी है, तो दैट प्रोसेस इज इनहेलेशन। एक्सहेलेशन या फिर जिसको एक्सपिरेशन भी बोला, तो जो गैसेज हैं उनको बाहर निकालना है लंग से, तो जब लंग से बाहर निकालेंगे दैट प्रोसेस इज नोन एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, चेस्ट एक्सपांड कर जाती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सीधा हो जाता है, ठीक है, लंग जो होते हैं ये भी फूल जाते हैं, स्टर्नम रिब आपकी बाहर की तरफ को आ जाती है। पर जैसे ही आपने क्या किया, सांस छोड़ी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, तो छोड़ने पे क्या होता है, जो लंग्स थे वो क्या कर जाएंगे, कोलैप्स तो नहीं करेंगे, मतलब उसमें जो प्रेशर था वो अब इंक्रीज़ कर जाएगा,
वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, चेस्ट जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, डायफ्राम दोबारा से अपना नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा. तो दैट हैपन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली. अब वन बाय वन देख लेते हैं सारे पार्ट्स को. सबसे पहले नोज़ के बारे में बात कर लेते हैं. तो नोज़ के केस में आपको मिलेंगी एक्सटर्नल नेरीज. एक्सटर्नल नेरीज ये वाली, ये जो छेद थे, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. ये देखो यहाँ पे बीच में आ जाएगी सेप्टम, यहाँ पे सेप्टम आ जाएगी, और इसके अंदर सीलिया भी होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करता है. फिर फेरिंग्स हमने देखा, तो ये कॉमन पैसेज था हमारे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए. और 3 सेक्शंस होते हैं फेरिंग्स के. एक होता है नेजोफेरिंग्स, ये नेजल कैविटी में जो पार्ट लाई करता होगा उसको बोल देते हैं नेजोफेरिंग्स. ये देखो, ये जो नाक वाली कैविटी में है दैट इज़ नेजोफेरिंग्स. एक है ओरोफेरिंग्स, ऐसा फेरिंग्स का पार्ट जो हमारी बक्कल कैविटी में है, मुख गुहा में प्रेजेंट है. और एक आ जाता है लेरिंगोफेरिंग्स, ये वाला पार्ट जो लेरिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है. तो फेरिंग जो होता है इट एक्ट एज अ कॉमन पैसेज. अब ये जो नेजोफेरिंग्स होता है इसके अंदर फेरेंजियल टॉन्सिल भी होते हैं, बॉडी के इम्यून डिफेंस में ये हेल्प करता है. ओरोफेरिंग्स में पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं. अपनी जीभ को ऊपर की तरफ टच करो, पैलेट्स ही आपको टच होगी, ठीक है, ऊपर सॉलिड वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं. लेरिंगोफेरिंग्स अगर देखोगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक लैरिंग्स के अंदर और एक एसोफेगस. और यहीं से पता लग रहा है कि कॉमन पॉइंट की तरह एक्ट करेगा बिटवीन द फूड पाइप एंड द विंड पाइप. तो ये था आपका फेरिंग्स. ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो. ये लेरिंग्स है और इसके ऊपर एक हमने देखा था ये वाला पार्ट, ये जो होता है ये विंड पाइप के अंदर फूड को आने नहीं देता. इसको हमने बोला था एपिग्लॉटिस, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला अगर आपने लेक्चर देख लिया है. ये लैरिंग्स आ गया, देन विंड पाइप शुरू हो जाती है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है ट्रेकिया. ट्रेकिया जो होती है ये लेरिंग्स के नीचे ये वाली पाइप शुरू हो जाती है. इसके ऊपर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं सी शेप के. लैरिंग से एक्सटेंड करती है अप टू द लंग्स, ब्रोंकाई में बाइफर्केट कर जाती है और लंग्स के अंदर चले जाते हैं, और ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कर चुके हैं. लंग जो होते हैं आपके, लंग्स आना था यहाँ पे, जो लंग्स हैं आपके कोनिकल शेप के रहेंगे ये वाले. ठीक है, और साथ में डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे. तो नीचे हमने देखा वो डोम शेप का डायफ्राम है, उसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे. रिब केज ने इनको सपोर्ट करा हुआ है. जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब्स होते हैं, ये वाला आपका लेफ्ट लंग आ जाएगा, ये वाला राइट लंग आ जाएगा, क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं. तो लेफ्ट लंग जो होता है उसमें 2 लोब्स होती हैं और स्मॉलर होता है देन राइट लंग, जबकि राइट लंग के केस में आपको 3 लोब्स देखने को मिल जाती हैं. ठीक है, और प्ल्यूरा, प्ल्यूरा क्या होती है, ये जो लंग्स हैं इनको किसी मेम्ब्रेन से सराउंड भी तो किया हुआ है. तो जो मेम्ब्रेन इनको सराउंड करके रखती है उसको ये हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्ल्यूरा. एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो था ये ब्रोंक्यूल पे ऐसे टिप पे प्रेजेंट था, दैट इज़ द एक्चुअल पार्ट जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ले रहे हैं वापस, और वापस भेज दे रहे हैं ट्रैकिया के थ्रू, और नाक के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जा रही है. तो साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज एल्वियोलाई. लंग्स का क्या फंक्शन होता है, तो जो एयर है वो लंग्स में एंटर करती है थ्रू ब्रोंकियाई और ये पास कर देती है टू एल्वियोलाई. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं ह्यूमन बॉडी में, तो एस्फाइक्सिया हो सकता है. यहाँ पे क्या होता है, टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में इंक्रीज़ कर चुकी है तो सफोकेशन वगैरह फील होनी शुरू हो जाएगी. हाइपोक्सिया में क्या होता है, जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई है उसकी बहुत कमी पड़ जाती है. ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है. ठीक है, आप किसी हाइट वाले एरिया पे चले गए तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, और ऑक्सीजन जब कम होती है तो यू स्टार्ट टू फील लाइक अनकॉन्शियस. और जबकि एस्फाइक्सिया जो होता है ये क्या होता है, बाहर कोई पॉइजनस गैस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल, तो उनकी प्रेजेंस में एस्फाइक्सिया हो सकता है. प्रोसेस को एस्फाइक्सिएशन भी बोल सकते हैं. हाइपोपीनिया आता है. हाइपोपीनिया में क्या हो रहा है, पीनिया यानी कि कोई चीज़ है उसकी कमी पड़ गई है तो ब्रेथ रेट जो है बहुत स्लो हो जाता है. हाइपरपीनिया, हाइपर रिप्रेजेंट करते हैं कोई चीज़ स्लो हो रही है, हाइपर रिप्रेजेंट करते हैं ना कि क्यों इतना हाइपर हो रहा है, एंगर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो हाइपरपीनिया में क्या होता है, रैपिड ब्रीदिंग करता है पर्सन. एक होता है एपीनिया, इसमें कोई ब्रीदिंग ही नहीं करता. एक होता है डिस्पीनिया, इसमें पेनफुल ब्रीदिंग होती है एक्सेप्ट इन द अपराइट पोजीशन. तो मतलब पेनफुल ब्रीदिंग को हम क्या बोल देते हैं, डिस्पीनिया. जैसे एक टर्म होती है डिस जो होता है ये रिप्रेजेंट ही पेन को करता है. फीमेल्स के अंदर डिसमेनोरिया भी होता है. डिसमेनोरिया में क्या होता है कि जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बहुत पेनफुल होती है, दैट इज़ डिसमेनोरिया. अब इसके अलावा और क्या क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो ट्रेकिया के अंदर हो सकता है ट्रेकेटिस.
ट्रेकाइटिस का मतलब है, आइटिस जब भी लग गया तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन, पेन होगी, इरिटेशन होगी उस एरिया में। तो इन्फ्लेशन कभी भी आ गया तो आपको समझना पड़ेगा, एक तो इरिटेशन की बात होगी और दूसरी पेन की बात हो रही होगी। तो ट्रैकिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दैट इज़ नोन एज ट्रेकाइटिस। ब्रोंकस के अंदर या ब्रोंक्यूल्स के अंदर आती है तो उसको बोल देते हैं ब्रोंकाइटिस। तो ये बैक्टीरियाज लिख दिए हैं सामने, एम निमोनिए, एम कार्टिहेलिस, ये सारे जो हैं वो कॉज कर सकते हैं ब्रोंकाइटिस। लंग्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है तो उसको बोलते हैं निमोनिया, तो ये तो सुना होगा आपने, बच्चों को भी हो जाता है इजीली। वैसे ही एब्सेसिस भी हो जाता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं कुछ, उनकी वजह से एब्सेसिस भी हो जाते हैं लंग्स के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। एम्फाइजमा क्या होता है? एम्फाइजमा में एल्वियोलाई जो होता है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देता है। कई रीजंस की वजह से कर सकता है, जैसे कोई अगर हैवी स्मोकिंग करता है तो उस केस में भी जो एल्वियोलाई होता है वो क्या करता है, अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर देता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। वैसे ही एक हो सकती है दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे ये ब्रीदिंग और डाइजेस्टिव के जो भी पार्ट्स हैं इनके अंदर क्या होती है, जैसे मान लो ये लंग्स हैं, लंग्स के अंदर बड़ी ज़्यादा थिक लेयर म्यूकस की डेवलप कर जाएगी, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। जेनेटिक भी हो सकती है और लाइफस्टाइल से भी हो सकती है। देन देयर इज़ अ निमोनिया। निमोनिया जो होता है इस इन्फेक्शन के अंदर जो आपकी एल्वियोलाई होती है उसमें पस बन जाती है, और अगर पस बन गई है तो ये हमें, ठीक है, म्यूकस तो चाहिए था यहाँ पे, पर चाहिए था बिल्कुल कम क्वांटिटी में, इतना कम कि सिर्फ एक्सचेंज हो गैसेस का। पर अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड फिल हो जाएगा तो बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है और एक्सेल करने में भी दिक्कत आती है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि एक्चुअल साइट क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो वो रहेगी आपकी एल्वियोलाई। ऑल्दो लंग्स भी ठीक है, अगर यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछा होता तो लंग्स भी ठीक है, पर यहाँ पे एक्चुअल साइट आपसे पूछी गई है तो उस केस में आपका एक्यूरेट आंसर इज एल्वियोलाई। एयर कंडीशनर कौन एक्ट करता है, तो नेजल चैम्बर एक्ट कर रहे थे। जैसे ही आप सांस लोगे बाहर से बेशक गर्म हवा चल रही होगी तो अंदर आपको ठंडा फील होगा। अकॉर्डिंग टू इंटरनल टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके हिसाब से कंडीशनिंग करता है नेजल चैम्बर। कौन सा करेक्ट पैसेज है यहाँ पे इनहेलेशन का, तो देखो ये तो एक्सटर्नल नेरी से शुरू हुआ, इंटरनल नेरी पर नेज़ल चैम्बर बीच में आना चाहिए था, तो ये तो गलत हो जाता है। यहाँ पे एक्सटर्नल नेरी है, नेज़ल चैम्बर है, इंटरनल नेरी आ रहा है, फिर ट्रेकिया आ रहा है, फिर ब्रोंकाई आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सी जो है आपका वो ठीक है। कौन सी बोन रिब को ज्वाइन करती है, रिब केज को स्टर्नम ज्वाइन करके रखती है, इसको हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। कॉमन पैसेज क्या है फूड और एयर के लिए, तो वो फेरिंग्स है, ग्रसनी है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, तो ये हमने देखा साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही थी। सो दैट्स ऑल अबाउट योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।